नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय श्याम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं प्रेमचंद की नई कहानी लेकर जिसका नाम है पूस की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया, कंबल के बिना हार में रात को किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा, बला से जाड़ों मरेंगे, बला सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम दिल लिए हुए जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया। खुशामद करके बोला, ला दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचेंगे। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तैरती हुई बोली, करके चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन उपाय करोगे। कोई खैरात दे देगा, कम्बल न जाने कितनी बाकी हैं जो किसी तरह चुकने की नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू ने उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने आकर आले से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, उसी में झोंक दो उस पर ये धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कम्बल के लिए जमा किए थे, वह आज निकले जा रहे हैं। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता से भार से दबा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़ी की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका सगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दो में से एक को नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है। कहता है तो था, घर में पुआल पर लेटा रहा तो यहाँ क्यों न लेने आए थे। अब खाओ ठंड, में क्या करूं। जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, तुम दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कोंकों को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वास बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कोको से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंड हो जाओगे। यह रात पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही थी। उठूँ फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात को काटे। 8 चिलम तो पी चुका हूँ। यह खेती का मज़ा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबराकर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटें। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियाँ पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया।
हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चीलम पीकर हल्कू ने फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेता तो कभी उस करवट पर। जड़ा किसी पिचास की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी सुगंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपकाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था। उसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इन अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहारा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता से उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझाती थी। वह झपटकर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुप कराकर बुलाया, वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात के शीत को हवा से धधकना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता सारा वक्त जम गया। धमकियां से रिक्त की जगह हिम बहा रहा था। उसने झुकाकर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहेगा सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात है। हल्कू ने खेत में कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई। बाग में पंक्तियां का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पंक्तियां बटोर और उन्हें जलाकर खूब तापो। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनकी एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरन ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोरते और तापें। ठाठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कूकू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियां में कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए आया। हल्कू ने कैसे अच्छी महक आई। जबरू तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है। जबरा को कहा। जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। उसे वह चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पंक्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियां एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियां का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो कि उस आस्था अंधकार में अपने सिर को संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ रहा था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सोकर ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब ठंड नहीं लग रही है न? जबरा ने कूकू करके मानो कहा कि अब ठंड लगती ही रहेगी। पहले से यह उपाय
सूझा नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने पूछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा नहीं करूँगा। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कतार नेत्रों से देखा। मुन्नी ने कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात न थी। जबरा के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं है, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग लगी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा। एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबा लेता था। जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही हैं। उसने दबाने की आवाज़ चरचर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं जबरा के होते हुए जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डाले। मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ? अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदया हुआ था इस जाड़े पाले में। खेत में जानवर के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वो अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, हिलो हिलो हिलो। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे हैं, फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक ऐसा ठंड चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख के कुदेर कर अपनी ठंड देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नीलगायों खेत का सफाया किए डालती थी, पर हल्कुर गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्य के रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रहा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी कि आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया है। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे मड़ैया डालने में क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया कि मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांट पर आए और देखा सारा खेत द्रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़िया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी की मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। बस दोस्तों, आज यहीं तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।